Uh, so last time we started talking about the development of kinetic models for non-elementary reactions. इससे पहले हमने elementary reactions की बात की थी. Those are the reactions that happen only in a single step. So the stoichiometric equation represents the molecularity of the reaction, which is how many molecules are actually participating in a given reaction, and it also describes the rate equation completely. जो स्टाइक्रोमेट्रिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स होते हैं वही रेट इक्वेशन के एक्सपोनेंट्स भी होते हैं. सो दोज आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड. जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उसमें हम एज्यूम करते हैं दैट द रिएक्शन as a sequence of multiple elementary steps, and there are a number of intermediates involved, and we can see only the end products, not the intermediates. As a result, to us it looks like as if the reaction is the overall reaction. In reality, it is a sum of multiple small elementary reactions. Then question is, how do you identify a mechanism such that your experimental observations are explained? देखें, रेट इक्वेशन जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं, एंड दैट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन reactants and products. It does not care about intermediates. But then how can you connect an experimentally determined rate equation with a molecular level phenomena which is an elementary reaction? इस कनेक्शन के लिए हमें इंटरमीडिएट्स बीच में लाने पड़ते हैं कि शायद रिएक्शन हो ऐसे रहा था. 4 टाइप के इंटरमीडिएट्स की हमने बात की थी. सबसे पहली टाइप थी फ्री रेडिकल्स. ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, एंड बिकॉज दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वांट्स टू पेयर इटसेल्फ, so these are extremely reactive. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ डॉट. दूसरी चीज हमने देखी थी आइंस. आइंस जो है आमतौर पे सिर्फ सॉल्यूशंस में होते हैं, बट दीज आर बेसिकली स्पीशीज दैट हैव अ चार्ज ऑन देम, either positive or negative, which means number of electrons and number of protons are not balanced. Pairing is usually complete. So the problem is not because of pairing of electrons, but because of negative or positive charge on the species. इसको हम फिर चार्ज ऊपर लिख देते हैं. यहाँ पे माइनस या प्लस लिखे हुए हैं. इट कुड बी -1, -2, +2, +3 etc. मॉलिक्यूल्स इन प्रिंसिपल ये वो चीजें हैं दैट आर स्टेबल इनफ so they can react. They can also stay unreactive. It depends on the conditions. और इसकी एग्जांपल हम आमतौर पे देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की. ये रियलिटी में कार्बन की कंबस्शन 2 स्टेप्स में होती है. कार्बन गोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्टेप होना ही होना है. एंड देन इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, then we can see that CO will be immediately converted into CO2. If there is limited oxygen supply, then CO formed will stay as CO. तो ये रिएक्शन जो है A goes to R goes to S goes to T goes to U, could be any number of sequential steps. In principle आप इनको किसी भी प्रोडक्ट पर रोक सकते हैं by controlling the conditions of the reaction. एक कंडीशन के ऊपर वो सीक्वेंस चलती रहती है, एक सीक्वेंस पे आप एक कंडीशंस के अंदर आप उसको कंट्रोल करके किसी जगह पे रोक सकें. बट अदरवाइज दीज स्पीशीज आर स्टेबल. देयर इंस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंडीशंस.
जो चौथी टाइप के इंटरमीडिएट हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस, एंड फंडामेंटली दे आर जस्ट मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शन कहते हैं किसी चीज के डी शेप हो जाने को। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाई स्पीड में टकराए एंड एज अ रिजल्ट वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम गॉट डी शेप। डी शेपिंग जो है उसमें कंस्ट्रेंड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं कि एक बॉन्ड जो है वो जरूरत से ज्यादा हो गया है या जरूरत से ज्यादा छोटा हो गया है, या मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गया है किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, एक्सेट्रा। ये वाले जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स की इंटरनल प्रॉब्लम्स है। मॉलिक्यूल हाई एनर्जी स्टेट में रहना नहीं चाहता। जब आप किसी मॉलिक्यूल को लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक कर देते हैं तो वो एक हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है जहां से वो फौरन वापस आना चाहता है जितनी जल्दी हो सके। अब वो वापस आते हुए अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी वापस आ सकता है और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज कर सकता है, और वो वापस आते हुए किसी नई डायरेक्शन में भी जा सकता है। ये जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये फंडामेंटली दे हैव एन एनर्जी प्रॉब्लम। देयर एनर्जी इज टू हाई, इतनी ज्यादा है कि वो हैंडल नहीं कर पाते, एंड एज अ रिजल्ट दे बिकम अनस्टेबल। यहां तक तो थे इंटरमीडिएट्स। अब हम आते हैं मैकेनिज्म की टाइप्स पे। तो बेसिकली दो टाइप के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन चेन, एक को हम कहते हैं चेन। दो स्टेप्स दोनों में होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन या एक्टिवेशन। ये है रिएक्टेंट्स गोज टू इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है, विच मीन्स दे आर अनस्टेबल स्पीशीज। अब इंटरमीडिएट में चार पॉसिबिलिटीज आपने देख ली हैं। दे कुड बी फ्री रेडिकल्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स और ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस, makes no difference. Reactant goes to an unstable state called intermediate. And in the second step, that intermediate goes to products. पहले स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन या एक्टिवेशन, दूसरे स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन। अगर ये एलिमेंट्री स्टेप होता तो फिर रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना था। उसमें ये सब कुछ एक ही दफा में हो जाता है, उसमें दो स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं होते। एलिमेंट्री रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन यहां पे हमें दो स्टेप्स चाहिए। रिएक्टेंट्स दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट एंड देन इंटरमीडिएट गोज टू प्रोडक्ट्स। हम कहते हैं नॉन चेन। तो दूसरा रिएक्शन टाइप है उसे हम कहते हैं चेन। पहला स्टेप उसी तरह है, रिएक्टेंट गोज टू इंटरमीडिएट, इनिशिएशन या एक्टिवेशन। तीसरा स्टेप भी वैसा ही है, इंटरमीडिएट गोज टू प्रोडक्ट। दरमियान में एक स्टेप ऐड हो गया, एंड दैट स्टेप इज that your intermediate can actually attack the reactant and then form product and more intermediate. इसे कहते हैं propagation। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको याद करवाता हूं जो आपने पहले पढ़ी हुई है, वो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। यू स्टार्ट विद अ न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम के एटम को अटैक करता है and it produces products, but at the same time it also produces more neutrons, और वो जो न्यूट्रॉन हैं वो मजीद फिशन रिएक्शन को कंटिन्यू करवा देते हैं। न्यूट्रॉन इज फंडामेंटली एन इंटरमीडिएट। व्हाई? बिकॉज दैट विल नॉट बी स्टेबल आउटसाइड। अगर आप उसको बाहर निकाल के आइसोलेट करने की कोशिश करें कि जी ये एक न्यूट्रॉन है, no, that will not happen. It is unstable. Subatomic particle, एटम से छोटी चीज स्टेबल नहीं होती फंडामेंटली, सो इट शुड बी क्लासिफाइड एज एन इंटरमीडिएट। लेकिन वो इंटरमीडिएट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहा,
वो मजीद इंटरमीडिएट्स भी बना रहा है और प्रोडक्ट भी बना रहा है. सो इन दिस केस न्यूट्रॉन विल बी योर इंटरमीडिएट, यूरेनियम विल बी योर रिएक्टेंट, और जो फिशन के प्रोडक्ट्स हैं विच आर टू मॉलिक्यूल्स दैट आर स्मॉलर देन यूरेनियम, वो होंगे प्रोडक्ट्स. इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोपगेशन. चेन और नॉन चेन में यही डिफरेंस है. नॉन चेन में रिएक्टेंट गोज टू इंटरमीडिएट्स एंड इंटरमीडिएट्स गो टू प्रोडक्ट. पहला स्टेप और आखिरी स्टेप विच इज एक्टिवेशन देन टर्मिनेशन. लेकिन जो चेन रिएक्शन है इसके अंदर आपका इंटरमीडिएट एक्चुअली कैन प्रोड्यूस मोर इंटरमीडिएट्स. ये जो प्रोपगेशन का स्टेप है ये है की डिफरेंस. अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल हैपन? देयर इज नो कंट्रोल. जैसे न्यूक्लियर फिशन में वो जो न्यूट्रॉन बाहर निकला है, एक न्यूट्रॉन आपने फीड किया था टू स्टार्ट द प्रोसेस, और हर फिशन प्रोडक्ट में आपको 2 से 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. दैट मीन्स कि अगर एक यूरेनियम एटम फिशन के प्रोसेस से गुजरता है, it produces 2 or 3 neutrons which can next start a chain reaction in 2 or 3 neutrons. अब आपके पास दो तरीके हैं. आप इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लें, विच मीन्स अगर एक शुरू में आया था तो एक जो मजीद प्रोड्यूस हो उसको मैं सरवाइव करने दूं, और जो उससे ऊपर प्रोडक्शन हो न्यूट्रॉन्स की उनको मैं एब्जॉर्ब करवा लूं. ये वो काम है जो आप न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं. आप फिशन करवाना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल्ड, स्टेडी स्टेट. एक न्यूट्रॉन कंज्यूम हो, एग्जैक्टली एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो, ताकि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरेनियम बीइंग अटैक्ड पर यूनिट टाइम सेम रहे. मैं उसमें से ये जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इसको रिमूव कर दूं, एंड देन व्हाट डू आई हैव? आई हैव अ बॉम्ब, आई हैव अ वेपन. क्योंकि अब वो जो पहला न्यूट्रॉन था इट प्रोड्यूस 2, अगले जब वो 2 से 4, 4 से 8, एंड दैट मीन्स योर रिएक्शन रेट विल गो आउट ऑफ हैंड वेरी क्विकली. हाउ मेनी इंटरमीडिएट्स can be produced from one intermediate? Depends. Are you trying to control the rate of reaction? Are you not trying to control the rate of reaction? If there is something that kills the intermediate से reactant बना, and then you kill it so that it cannot produce more and more and more intermediates, so then you will have a smaller number of turns. Otherwise, intermediates could produce more intermediates, which could produce more intermediates, and this reaction could go on for hundreds and thousands of cycles. खत्म कब होगा? खत्म होगा जिस वक्त भी टर्मिनेशन का स्टेप अचीव हो जाएगा. इंटरमीडिएट्स गोज टू प्रोडक्ट्स. तो अगर मैं इसको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करूं, रिएक्टेंट गोज टू एन अनस्टेबल स्टेट इंटरमीडिएट. ये बन गया. अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये प्रोडक्ट में चला जाए या ये प्रोपगेशन करनी शुरू कर दे. अगर जहां पे ये इंटरमीडिएट बना है उसके क्लोज रीजन में कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मौजूद है, तो देन दिस हैज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो इंटरमीडिएट उस रिएक्टेंट को अटैक करेगा और मजीद इंटरमीडिएट भी प्रोड्यूस करेगा, मजीद प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगी. बट फॉर दैट इंटरमीडिएट को उस जगह पर होना चाहिए जहां करीब करीब एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल मौजूद है. What if your intermediate is formed but it is in a zone जहां करीब कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है ही नहीं? Then what you end up with? You end up with product. क्योंकि इसको इमीडिएटली कोई चीज अटैक करने के लिए मिलेगी नहीं. इसकी एक जो क्लासिकल एग्जांपल है ना इस फिनोमिना की,
वो है इन सीचू हाइड्रोजन या इन सीचू ऑक्सीजन। आपको याद होगा कि हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या इस तरह की गैसेस इन सीचू सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन या एटॉमिक हाइड्रोजन, तो अगर तो उनको इमीडिएटली अपने आसपास कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिल जाए जिसको वो अटैक कर सकें तो दे अटैक, और अगर ना मिले तो दे जस्ट फाइंड अनदर oxygen or hydrogen or whatever the case may be and destroy themselves. The bottom line is कि हमारे पास दो टाइप के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, एक नॉन चेन और एक चेन। इनिशिएशन या एक्टिवेशन दोनों में होती है, टर्मिनेशन दोनों में होती है, प्रोपगेशन सिर्फ चेन रिएक्शन में होती है। नॉन चेन और चेन में डिफरेंस सिर्फ यही है प्रोपगेशन का। अब 4 इंटरमीडिएट की टाइप्स और 2 रिएक्शन की टाइप। That means in total there are 8 possibilities, like free radical chain reaction, free radical non-chain reaction, इसी तरह ion chain reaction, ion non-chain reaction, transition state non-chain या transition state chain। तो fundamentally you can have 8 possible combination, 4 multiplied by 2, हर टाइप का इंटरमीडिएट और दोनों टाइप के मैकेनिज्म। कुछ एग्जांपल्स अब आगे इसके दी हुई हैं। पहली एग्जांपल है फ्री रेडिकल एंड चेन रिएक्शन। फ्री रेडिकल का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट है दैट हैज अ फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चेन रिएक्शन का मतलब है कि वी हैव एट लीस्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ये रिएक्शन हमने पीछे भी लिखा हुआ देखा था, हमारे पास इसकी रेट इक्वेशन मौजूद थी, ये RHBr इज इक्वल टू दिस, और हमने कहा था कि ये एक नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन एंड रेट इक्वेशन डू नॉट मैच। H2 plus Br2 goes to 2HBr with experimental rate this. अब how does this reaction actually happens? एलिमेंट्री नहीं है, इसका मतलब है नॉन एलिमेंट्री है। देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व। पहला स्टेप ये है कि ब्रोमीन जो Br2 थी, इट फॉर्म्स फ्री रेडिकल्स 2Br डॉट। ये जो डॉट है ये बता रहा है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली ब्रोमीन का एटम बन गया है। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल था, ये एटम्स हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन या इनिशिएशन है, रिवर्स डायरेक्शन में टर्मिनेशन है। इधर को तो ये इनिशिएशन और टर्मिनेशन इकट्ठी लिखी हुई है, एक डायरेक्शन में इनिशिएशन, दूसरी डायरेक्शन में टर्मिनेशन। अच्छा, प्रोपगेशन क्या है? जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बना था, इट अटैक्स अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ब्रोमीन का फ्री रेडिकल अटैक्स अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, HBr बन गया। ये तो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तो सिस्टम में मौजूद है और इधर से एक हाइड्रोजन का एटम फ्री भी हुआ है। दिस इज दैट फ्री रेडिकल। तो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल कंज्यूम हो गया, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। अब ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल ब्रोमीन को भी अटैक कर सकता है, H डॉट प्लस Br2, एंड इट कैन प्रोड्यूस HBr प्लस Br का फ्री रेडिकल। ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल दोबारा HBr को भी अटैक कर सकता है, इन विच केस इट प्रोड्यूसेस H2 एंड Br डॉट। ये दोनों प्रोपगेशन के स्टेप्स हैं।
बिकॉज एक इंटरमीडिएट कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट भी बनाता है, बट साइमल्टेनियसली एक नए इंटरमीडिएट को प्रोड्यूस भी कर रहा होता है। यही डेफिनेशन थी जी प्रोपगेशन की। इंटरमीडिएट प्लस रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट प्लस अनदर इंटरमीडिएट। वो जरूरी नहीं है, एज यू कैन सी कि ब्रोमीन प्रोड्यूसेस एच, एच प्रोड्यूसेस ब्रोमीन, तो ये जरूरी नहीं है कि ब्रोमीन से ब्रोमीन ही बने, कुछ और भी बन सकता है। द की क्वेश्चन इज एन इंटरमीडिएट इज कंज्यूम्ड एंड एन इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड। फ्री रेडिकल्स ब्रोमीन का भी मौजूद है, हाइड्रोजन का भी मौजूद है। जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम में सारे हों, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। और चेन रिएक्शन विच मीन्स देयर इज प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्व। अब ये वाले जो स्टेप्स यहां पे लिखे हुए हैं ये सब के सब एलिमेंट्री हैं। इसका मतलब है कि इनके अंदर मजीद इंटरमीडिएट्स मौजूद नहीं है। अगर इसका रेट मुझे लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। रिवर्स रिएक्शन का रेट लिखना हो तो मैं लिखूंगा रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी कि के आर, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 का मतलब है स्क्वायर्ड। इसका रेट लिखना हो तो के फॉरवर्ड ब्रोमीन फ्री रेडिकल मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन। रिवर्स लिखना हो तो के रिवर्स एच बी आर मल्टीप्लाइड बाय एच डॉट कंसंट्रेशन। तो इनका जो एज हमने पहले भी बात की थी, एलिमेंट्री रिएक्शन का फायदा ही ये है दैट यू कैन जस्ट लुक एट द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन एंड राइट रेट इक्वेशंस। तो इसकी रेट इक्वेशन, इसकी रेट इक्वेशन, इसकी रेट इक्वेशन हम सब लिख सकते हैं इमीडिएटली। एंड दिस इज देन कंबाइंड। जब इन सारों की रेट इक्वेशन कंबाइन करेंगे यू विल गेट दिस। ये भी अब आगे हमने करना है कि मल्टीपल रेट इक्वेशन को कंबाइन करके एक ओवरऑल रेट इक्वेशन कैसे बनती है। दूसरी टाइप, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर इंटरमीडिएट्स विद अ नॉन चेन मैकेनिज्म। अब मॉलिक्यूलर इंटरमीडिएट का मतलब है कि जो चीज बन रही है इट इज बेसिकली अ स्टेबल स्पीशी। इसमें ना तो आइंस का मसला है, पोलैरिटी नहीं है। इसमें फ्री रेडिकल यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। और ट्रांजिशन स्टेट ना होने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन या हाई एनर्जी स्टेट भी नहीं है। तो बेसिकली है क्या? एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। ए is your reactant. It combines with the enzyme. A plus enzyme goes to A dot enzyme. अब ये A अपनी जगह पे एक मॉलिक्यूल है, enzyme अपनी जगह पे एक मॉलिक्यूल है, and they are just associated with each other. ये भी मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे हुए है, ये भी मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे हुए है, but they are now joined and that joined form is the intermediate here. इसलिए हम इसे कहते हैं ये मॉलिक्यूलर है। अब ये जो मॉलिक्यूलर इंटरमीडिएट बना था इट कुड गो टू वेज। पहला वे ये है कि इट कैन गो बैक टू ओरिजिनल कंडीशन, ये रिवर्स रिएक्शन ऑफ दिस, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं एंड यू गेट ए एंड एंजाइम सेपरेट। और दूसरा वे ये है कि ए डॉट एंजाइम जो इंटरमीडिएट बन चुका है इट गोज टू योर प्रोडक्ट R plus enzyme। तो enzyme reproduce हो गया, which means enzyme acts as a catalyst in this system। जितना कंज्यूम हुआ था एंड पे बाहर भी निकल आया।
बट मोर इंपॉर्टेंटली अब ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। वाई? आपको याद होगा एंजाइम्स का जो मैकेनिज्म है वो लॉक एंड की टाइप मैकेनिज्म हम आमतौर पे कहते हैं। एक एंजाइम को एक ही चाबी लग सकती है। जिस एंजाइम को रिएक्टेंट ए ये वाली चाबी लग गई थी उसको प्रोडक्ट आर वाली चाबी नहीं लग सकती। जब तक ए अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे हुए था तब तक तो वो अंदर भी आ सकता था, बाहर भी जा सकता था। बट वंस इट इज कन्वर्टेड टू आर, अब ये दोबारा एंजाइम के अंदर नहीं जा सकता। तो ये रिएक्शन में आपको रिवर्स साइन नजर नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाले में रिवर्स नजर आएगा। अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखें तो इट लुक्स लाइक दिस, एंड एज यू कैन सी इस रेट इक्वेशन का इस स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इट मींस ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन स्टेप्स दो ही हैं, इनिशिएशन या एक्टिवेशन और टर्मिनेशन। दरमियान में प्रोपगेशन नहीं है। इट मींस नॉन चेन। इंटरमीडिएट की नेचर मॉलिक्यूलर है, ना इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना इसमें कोई मॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशंस हैं। ये एक मॉलिक्यूलर टाइप का इंटरमीडिएट है और नॉन चेन रिएक्शंस है। तीसरा, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स नॉन चेन। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स हमने कहा था ये वो है जहां पे योर मॉलिक्यूल बिकम्स एक्टिवेटेड हाई एनर्जी स्टेट थ्रू सम डिफॉर्मेशन। और एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दी है स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन। ये एजोमीथेन है। दिस इज CH3 ट्वाइस N2। अगर CH3 ट्वाइस आपस में ज्वाइन हो जाएं देन दैट इज C2H6 which is ethane. N2 is a stable molecule. N2 can be separated. So overall rate equation can be, overall stoichiometric equation could be simply A goes to R plus S. A goes to R plus S. एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि दिस रिएक्शन shows first order, second order and intermediate order. What does that mean? ये एक बड़ा अच्छा क्लू होता है किसी भी रिएक्शन के लिए कि अगर उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, दैट रिएक्शन मस्ट बी नॉन एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री होता तो उसका उसका ऑर्डर फिक्स्ड रहता। हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टाइकोमेट्री भी वही होती है और रेट इक्वेशन भी डायरेक्टली उसको कॉरस्पॉन्ड कर रही होती है। अब कंडीशंस चेंज करने से स्टाइकोमेट्री तो नहीं बदल रही, तो रेट इक्वेशन कैसे बदल सकती है? अगर रेट इक्वेशन बदल रही है इसका मतलब है कि रेट इक्वेशन का स्टाइकोमेट्री के साथ कोई ताल्लुक था ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, अब ये रिएक्शन होता कैसे है? दो मॉलिक्यूल्स हैं ए के और ये आपस में कोलाइड करते हैं, एंड व्हेन दे कोलाइड वन ऑफ देम गेट्स एक्टिवेटेड, एनर्जाइज्ड। ये इनिशिएशन है, ठीक है। इसी का रिवर्स भी पॉसिबल है। इन्होंने इस रिएक्शन को अलहदा करके लिखा हुआ है, बट इन प्रिंसिपल इट इज सिंपली एरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन हियर। ऐसे भी लिखा जा सकता था। जो उसकी हाई एनर्जी थी उसने एक एनर्जी रिलीज की, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन।
बट अगर वो एनर्जी रिलीज ना करे, it could simply result in breaking that bond, and then it produces R plus S. अगर एनर्जी रिलीज हो गई तो इट विल रिटर्न टू ओरिजिनल कंडीशन, अगर एनर्जी रिलीज ना हुई तो प्रोडक्ट बन जाएगी। इसको अगर सिंप्लीफाई करना होता तो A प्लस ए, टू डायरेक्शनल एरो, A स्टार प्लस ए, टू डायरेक्शनल एरो यूज किया जा सकता था यहां पे, फिर ये वाला ना लिखते। कि एलिमेंट्री रिएक्शंस को इस तरह लिखा जाना चाहिए कि उनकी मॉलिक्यूलैरिटी भी रिप्रेजेंट हो। 2A goes to 2R, A goes to R ना लिखें, दोनों तरफ 2 है, कैंसिल करने की कोशिश ना करें, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट काइनेटिक्स, इट सेज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट काइनेटिक्स, इट सेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही चीज अब यहां पे मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। A प्लस ए गोज टू A स्टार प्लस ए, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन करवाने के लिए इन दोनों का कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है। खाली अगर A होता तो वो A स्टार में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, उसको A स्टार में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी इन दोनों के हाई स्पीड कोलिजन से मिली। अगर मैं इसको लिख दूं A गोज टू A स्टार, ये कह के कि यहां भी A है यहां भी A है, मैं इन दोनों को कैंसिल क्यों ना कर दूं? तो स्टाइकोमेट्रिक बैलेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A का मास रिएक्टेंट में भी आ रहा है, A का मास प्रोडक्ट में भी आ रहा है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। मास इन मास आउट पहले भी वही था, मास इन मास आउट अभी भी वही रहेगा, लेकिन काइनेटिकली देयर इज बिग डिफरेंस, बिकॉज अभी हम ये कह रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल्स जब हाई स्पीड पे कोलाइड करते हैं, वन ऑफ देम गेट्स एनर्जाइज्ड, और अगर हम इसको डिलीट कर दें यहां से, इसको यहां से डिलीट कर दें और कहें A गोज टू A स्टार, तो हम ये कह रहे हैं कि A बैठे बैठे अचानक एनर्जाइज हो जाता है। रिएक्शन ऐसे हो नहीं रहा। तो काइनेटिक इक्वेशन या रेट इक्वेशन और स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए ओवरऑल रिएक्शन जो है वो नॉन एलिमेंट्री है, लेकिन जब हमने उसको ब्रेक डाउन करके लिखा तो इसका रेट मैं लिखूंगा माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए मल्टीप्लाइड बाय सी ए, या सिंपली माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए स्क्वेयर्ड, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड I'll see A star goes to R plus S। अच्छा, यहां पे उन्होंने कहा exhibits under various conditions, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। जब आप लो टेम्परेचर पे हैं तो आपको एनर्जी के लिए सोर्स चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर काइनेटिक एनर्जी लो है तो जब तक मल्टीपल मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके किसी एक में एनर्जी ज्यादा नहीं करेंगे, ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, जब आप लो टेम्परेचर पे हैं देन यू शुड एक्सपेक्ट कि ए और ए का कोलिजन होगा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, which means your rate of reaction should be minus RA is equal to KCA squared। तो सेकंड ऑर्डर मुझे तब मिलेगा ना। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, एंड आई कैन रीच अ टेम्परेचर जहां पे आपकी मॉलिक्यूलर एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि इसकी जरूरत ही ना रहे। Your molecules are automatically above that energy level required, जहां पे वो एनर्जाइज्ड कंसिडर किए जा सकें।
तो अगर ये प्रोसेस रिक्वायर्ड ही ना हो एंड यू सिंपली हैव A goes to A star goes to R plus S, तो अब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बचेगा माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर। तो अब ये छोटा सा मैकेनिज्म मुझे क्या बता रहा है, लो टेम्परेचर पे यू विल गेट अ सेकेंड ऑर्डर, हाई टेम्परेचर पे यू विल गेट अ फर्स्ट ऑर्डर, और दरमियान में आपके पास इंटरमीडिएट ऑर्डर होगा, मतलब जहां पे दोनों चीजें हो रही होंगी, कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज्ड होंगे, कुछ एनर्जाइज्ड नहीं होंगे। तो जो एनर्जाइज नहीं होंगे वो सेकंड ऑर्डर से जा रहे होंगे, जो एनर्जाइज्ड होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर से जा रहे होंगे। आपको क्योंकि ना एनर्जाइज्ड वाले नजर आ रहे हैं ना नॉन एनर्जाइज्ड नजर आ रहे हैं, आपको सिर्फ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन नजर आ रहा है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में आप सिर्फ देख सकते हैं ए को, आर को, एस को। मॉलिक्यूलर लेवल पे ए स्टार बन कैसे रहा है ये आपको पता नहीं चलता, ये सिर्फ प्रोपोजिशन होती है। वी आर प्रोपोजिंग, वी डू नॉट हैव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि जी ए स्टार ऐसे बन रहा है, ये थ्योरी है। और इन जनरल आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि जी अगर मैं कह रहा हूं ए स्टार ऐसे बना है तो बिल ऐसे ही बना है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि इन काइनेटिक मॉडल्स को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ रिव्यू करता हूं। कल हमने 4 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स देखे थे, फ्री रेडिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और ट्रांजिशन स्टेट्स या इंटरमीडिएट ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। आज हमने 2 टाइप के मैकेनिज्म देखे हैं, चेन और नॉन चेन। इनिशिएशन या एक्टिवेशन दोनों में होगी, टर्मिनेशन दोनों में होगी, प्रोपगेशन सिर्फ चेन वाले में होगी। फिर हमने कहा कि 4 टाइप के इंटरमीडिएट मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइप के मैकेनिज्म, इन प्रिंसिपल यू कैन हैव 8 कॉम्बिनेशंस। तो जब हमने मैकेनिज्म प्रपोज करना है तो इन 8 में से कौन सा करना है, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, केमिस्ट्री किस नेचर की है, लेकिन उन 8 में से कोई ना कोई आमतौर पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे उसमें से 3 कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला कॉम्बिनेशन इन्होंने दिखाया है फ्री रेडिकल, ये इंटरमीडिएट की टाइप है, चेन रिएक्शन ये मैकेनिज्म की टाइप है। दूसरे वाला उन्होंने दिखाया नॉन चेन रिएक्शन लेकिन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर टाइप का। इसी तरह तीसरा दिखाया नॉन चेन रिएक्शन लेकिन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन टाइप का। इन प्रिंसिपल वी कुड हैव polar species या ions with non-chain mechanism. We could have free radical with non-chain mechanism. इसी तरह we could have molecular intermediate with a chain mechanism और transition complex with a chain mechanism. तो conceptually 8 possibilities थी, 3 हमने आज डिस्कस की हैं। और अब आगे हम ये देखेंगे कि अगर हमें ये सब कुछ ना पता हो और हमने खुद प्रपोज करना हो कि जी ये जो रिएक्शन है देखने में तो ऐसे हो रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको इन एलिमेंट्री स्टेप्स के थ्रू होना चाहिए, तो हाउ डू वी प्रपोज सच मॉडल्स एंड देन हाउ डू वी वैलिडेट कि जी जो हमने प्रपोज किया था क्या वाकई वो बात ठीक भी है या नहीं। ठीक है, तो आई स्टॉप हियर। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड आई सी समबडी हैज सेंट मी प्रोबब्ली असाइनमेंट। चलो जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। If no question, then I stop here and see you tomorrow. Allah Hafiz. Good officer. Like
हाफिज़।